नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बीपीएससी से जुड़े हंगामे को लेकर के लगातार पुलिस का एक्शन जारी है और इस बीच खबर ये सामने आई है कि रोहित जो शिक्षक भी हैं और इस बार परीक्षार्थी भी रहे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। खबर सामने आ रही है कि शिक्षक और परीक्षार्थी दोनों रोहित सर की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। बीपीएससी परीक्षा को लेकर हंगामा से जुड़ा हुआ यह मामला है, जहां सचिवालय थाना में हंगामा करने वालों पर केस भी दर्ज किया गया है। रोहित नाम का परीक्षार्थी गिरफ्तार हुआ है, जो बताया जा रहा है कि शिक्षक भी है, यानी कि वो पढ़ाता भी है। देर रात गर्दनीबाग धरना स्थल से ये गिरफ्तारी हुई है। रोहित को सचिवालय थाना पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। संजय हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। संजय, रोहित कौन जिसकी गिरफ्तारी? देखिए, बताया जा रहा है कि इसने 17वीं पीटी की परीक्षा दी थी, लेकिन जो इसके साथी हैं ये भी बता रहे हैं कि ये पेशे से शिक्षक है और ये ट्यूशन पढ़ाता है और आईआईटी की तैयारी करवाता है छात्रों को। और देर रात तकरीबन 2 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल से कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसमें रोहित भी था और रोहित को आखिरकार अरेस्ट कर लिया। बाकी छात्रों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन रोहित को अरेस्ट करके सचिवालय थाने की पुलिस लाई थी। फिलहाल उसे पटना के ही एक थाने में रखा गया है और दोपहर में उसे पटना सिविल कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक और एफआईआर किया गया है मोबाइल नंबर के आधार पर, चूंकि जो एक्यूज बनाया गया है उस शख्स का नाम नहीं पता है, तो उसके मोबाइल नंबर के आधार पर उसको एक्यूज बनाया गया। इसके अलावा 250 ऐसे लोग हैं जो अननोन हैं और उनके खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च किया गया। दरअसल पुलिस की दलील है कि गर्दनीबाग में 25 दिसंबर को जो ये धरना प्रदर्शन के लिए गए थे, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है और बगैर प्रशासन की अनुमति या सूचना दिए बगैर ये प्रदर्शन करने चले गए थे और मना करने के बावजूद ये वहां पर डटे रहे। इस आधार पर इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, इस लाठीचार्ज मामले को लेकर के अब जिला प्रशासन का भी बयान सामने आया है और जिला प्रशासन ने कई बड़े खुलासे किए हैं, चौंकाने वाले खुलासे किए और खास करके जो कोचिंग संचालक है उनका भी नाम सामने आया है कि कैसे इन लोगों ने परीक्षार्थियों को भड़काया और इस तरह की जो स्थिति है वो बन गई। प्रशासन ने पटना के कुछ कोचिंग संचालकों पर परीक्षार्थियों को भड़काने का आरोप लगाया है। इनमें से कुछ लोगों का नाम भी लिया गया है, जिनमें रमांशु क्लासेस के रमांशु कुमार, सुनामी जीएस गुरु सुजीत, ज्ञान बिंदु जीएस क्लासेस के रोशन आनंद, छात्र नेता दिलीप कुमार, परफेक्शन जीएस के चंदन प्रिय, कौटिल्या जीएस के प्रवीण कुमार और प्रदीप कुमार, रोहित कुमार शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शन का नेतृत्व करने वालों में से अधिकांश लोग गैर परीक्षार्थी हैं। ये लोग आधारहीन अफवाह फैलाकर परीक्षार्थियों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले भी पेपर लीक की जांच कर रही ईओयू ने कई कोचिंग संचालकों की भूमिका को संदिग्ध बताया था। कुछ शिक्षकों के द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी विद्यार्थियों को उकसाया जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल जैसे बीपीएससी नेटवर्क, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल अड्डा, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एवं अन्य सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा भी विद्यार्थियों को लगातार दिग्भ्रमित करने एवं उकसाने हेतु सोशल मीडिया पे कई प्रकार के पोस्ट किए जा रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों को उकसाने, भड़काने तथा अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले संबंधित अभ्यर्थियों, शिक्षकों एवं सोशल मीडिया हैंडल के धारक और उपभोगकर्ताओं के विरुद्ध गर्दनीबाग थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तथा उन सभी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई हेतु नोटिस भेजी जा रही है। और देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के मामले पर लालू प्रसाद यादव ने इसकी निंदा की है और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लाठीचार्ज हुआ है बीपीएससी छात्रों पर, नहीं करना चाहिए। लाठीचार्ज हुआ है बीपीएससी छात्रों पर, नहीं करना चाहिए। बीपीएससी पर लाठीचार्ज हुआ है बीपीएससी छात्रों पर, नहीं करना चाहिए। लाठीचार्ज हुआ है बीपीएससी छात्रों पर, नहीं करना चाहिए। और देखिए, इस पूरे लाठीचार्ज मामले को लेकर के सियासत भी काफी तेज हो रही है। जेडीयू की तरफ से भी ये कहा गया है, नीरज कुमार का ये कहना है कि जहां पर गड़बड़ी सामने आई वहां की परीक्षा रद्द कराई गई और साथ ही साथ विपक्ष के नेताओं पर छात्रों को भड़काने का आरोप भी लगाया है। नहीं, दुनिया का संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने क्लाइमेट लीडर नीतीश कुमार जी को कहा, दरखास्त देने गए थे, आवेदन देने गए थे, मांग करने गए थे और माननीय नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर कहा गया।
नीतीश कुमार जी को इलेक्शन डेसिबल सृजित करने के लिए कहा गया, आर्थिक सुधार के लिए मिला, रोटरी इंटरनेशनल पोलियो उन्मूलन के लिए दिया, विभिन्न चैनल ने उनको पुरस्कार से किया, पेरियार इंटरनेशनल उसने सामाजिक बदलाव के लिए किया, श्वेतांबरी तेरपंथी महासभा जैन लोगों का होता है, शराबबंदी के लिए किया, जम्मू कश्मीर की सरकार ने सामाजिक जीवन में नैतिकता बनाए रखने के लिए किया। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का आज तीसरा दिन है और आज सीतामढ़ी और शिवहर ये 2 जिले कवर किए जाएंगे जहां कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाना है। तो यात्रा के दौरान 2 जिला आज कवर होगा। बता दें कि शिवहर सीतामढ़ी के दौरे पर सीएम होंगे। शिवहर सीतामढ़ी को कई बड़ी सौगात आज सीएम देंगे। शिवहर की अगर बात करें तो 187 करोड़ की योजना का शिलान्यास यहां किया जाएगा। सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल का उद्घाटन होगा। मिल प्रबंधन और किसानों से बातचीत भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। मनियारी गांव में कई योजनाओं का उद्घाटन होगा। इसके साथ साथ जल जीवन हरियाली के तहत विकसित तालाब का लोकार्पण सीएम नीतीश कुमार करेंगे। ध्यान केंद्र और ओपन जिम का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ समाहरणालय में जनप्रतिनिधि से समीक्षा बैठक भी नीतीश कुमार करेंगे। अधिकारियों के साथ इस समीक्षा बैठक होगी। तो देखिए, सीतामढ़ी की अगर बात करें तो सीतामढ़ी को भी आज कई योजनाओं की जो सौगात है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देने वाले हैं। तो इस प्रगति यात्रा के दौरान वो बता भी रहे हैं, वो समझा भी रहे हैं कि बिहार ने कैसे विकास किया है, कैसे बिहार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। इस दौरान शिवहर की अगर बात करें तो 187 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाना है। उसके बाद सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। सीएम नीतीश कुमार मनियारी गांव में भी कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश रंजन। के दौरान आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीतामढ़ी और शिवहर की यात्रा पर है और इस दौरान शिवहर जिले में 187 करोड़ की जो नई योजना है और लोकार्पण है उसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शिलान्यास किया जाएगा और लोकार्पण किया जाएगा। उसके बाद शिवहर के पिपरारी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका दीदियों से बात करेंगे। उसके बाद शिवहर के कुशहर में भी नीतीश कुमार गांव का जायजा लेंगे। उसके बाद सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल में नीतीश कुमार के द्वारा पेराई सत्र का उद्घाटन किया जाएगा और इसको लेकर सीतामढ़ी जिले में पूरी तरीके से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। रीगा शुगर मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मनियारी गांव का निरीक्षण किया जाएगा और कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। इतना ही नहीं, सीतामढ़ी समाहरणालय में भी अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मीटिंग निर्धारित किया गया है और विकास योजनाओं की मुख्यमंत्री के द्वारा समीक्षा किया जाएगा। और आप तस्वीर देख सकते हैं, सीएम के आगमन को लेकर लगातार सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जगह जगह पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है और लगातार जो अधिकारी है इन सब कार्यों का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में लंबे अरसे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन हो रहा है, जिसको लेकर लगातार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीतामढ़ी के डीएम और शिवहर के डीएम लगातार सभी सुरक्षाओं का जायजा ले रहे हैं और लगातार अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। तो देखिए, प्रगति यात्रा के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद भी करने वाले हैं और इसको लेकर भी जोर शोर से जो तैयारी है वो सरकारी स्तर से की जा रही है और इस महिला संवाद के जरिए वो महिलाओं से बातचीत करेंगे। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार अगले महीने 15 जनवरी से महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान महिलाओं से संवाद करेंगे और बिहार के विकास को लेकर बातचीत करेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। प्रगति यात्रा के दौरान सीतामढ़ी और शिवहर जिले का जो है वो दौरा करेंगे और यहाँ पे जो विकास कार्य हैं उसकी वो समीक्षा करेंगे। दूसरी खबर ये है कि राज्य में महिला संवाद कार्यक्रम जो है वो अगले महीने 15 जनवरी से शुरू होगा। 70,000 जगहों पर संवाद कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। महिलाओं से नीतीश कुमार जो है वो विकास के फॉर्मूला पूछेंगे और बताते चले कि जो जानकारी है उसके मुताबिक महिलाओं से संवाद कार्यक्रम आयोजित की गई है और इसके लिए तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। हर वर्ग की जो महिलाएं हैं उससे बिहार के विकास के राय जो है वो मुख्यमंत्री जानेंगे। गांव और मोहल्लों में क्या समस्या है
इसको चिन्हित करने का जो है अवसर दिया जाएगा। समाज का विकास कैसे हो इस पर उनसे मशवरा लिया जाएगा और राज्य के समग्र डेवलपमेंट का फॉर्मूला जो है वो महिलाओं से पूछेंगे नीतीश कुमार। और लगभग 550 गाड़ियां पर LED टीवी पर महिलाओं के लिए बिहार सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों की जो है फिल्म के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से कार्यक्रम का समन्वय किया जा रहा है और महिला संवाद पर बताते चले कि 225 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करेगी सरकार और ये पूरी तैयारी जो है रूपरेखा स्वरूप जो है वो तैयार कर लिया गया है। और महिला संवाद पर जो जानकारी हमने दी कि 225.78 करोड़ रुपया खर्च होगा और इस दौरान अल्पाहार और पेयजल की भी व्यवस्था रहेगी। इस पर कुल 114 करोड़ रुपया खर्च होगा। राज्य, जिला, प्रखंड व संकुल स्तर पर कर्मियों के प्रशिक्षण पर 5.29 करोड़ रुपया और योजनाओं के प्रचार पर 104 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। में सियासत भी पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही है, खूब राजनीति हो रही है। विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है, तेजस्वी से लेकर के कांग्रेस समेत तमाम जो लोग हैं वो हमलावर हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जो हैं वो इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए सीधे तौर पे जो महिला संवाद कार्यक्रम है उसमें वो जाएंगे। 15 जनवरी से ये कार्यक्रम शुरू होगा। महिलाओं को सशक्त करने के साथ उनकी राय जो है वो मुख्यमंत्री के लिए अहम है और इसी के लिए ये जो महिला संवाद कार्यक्रम है वो 15 जनवरी से शुरू होगा। फिलहाल देखना ये होगा कि जब महिला संवाद कार्यक्रम शुरू होगा तो महिलाएं जो है वो क्या राय देती हैं और मुख्यमंत्री उस राय से बिहार में क्या बदलाव लाते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और रांची से बड़ी खबर है, जहां रघुवर दास आज रांची पहुंचेंगे। रघुवर दास के लिए रांची पहुंचने के बाद से जो कार्यक्रम है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सदस्यता ग्रहण रघुवर दास करने वाले हैं। आज शाम 4 बजे भुवनेश्वर से रांची पहुंच जाएंगे रघुवर दास। रघुवर दास को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बता दें कि कल प्रदेश कार्यालय में सदस्यता ग्रहण रघुवर दास करेंगे। 1980 में बीजेपी का सदस्य बनकर बूथ स्तर से लेकर मंडल, प्रदेश और फिर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का काम उन्होंने किया है। और धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने भी रघुवर दास को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल से इस्तीफा देने के बाद से अब वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे। बता दें कि ओडिशा के राज्यपाल के तौर पर अपनी जिम्मेदारी रघुवर दास निभा रहे थे। और बता दें कि रघुवर दास को लेकर के राज सिन्हा ने यह भी कहा है कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी उसे निभाएंगे। राज सिन्हा ने कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है और पार्टी गांव-गांव के लोगों से जुड़ रही है। उन्होंने सरकार के काम देखने के बाद आगे की रणनीति बनाने की बात कही है। रघुवर दास जी भी फिर से पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। परसों भारतीय जनता पार्टी के सदस्य फिर बनने जा रहे हैं। अभी तो देखिए, जो झूठ के बुनियाद पर पिछले 5 साल सरकार चली, फिर इस बार झूठ के बुनियाद पर आ गई। 11 तारीख को 11 बजे मैया सम्मान योजना जाने वाला था, अभी तक तो नहीं गया। फिर बोला जा रहा है आगे कैसे चलेगा, ये सब बातें देखनी है। अभी 6 महीना 8 महीना हम लोग देखते हैं सरकार की क्या भूमिका है, फिर आगे इस पर हम लोग अपनी रणनीति तय करेंगे। वीर बाल दिवस और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को सम्मानित किया है। और उन 17 बच्चों में सबसे गर्व की बात बिहार के लिए भी है, क्योंकि बिहार के भी 2 बच्चे शामिल हैं जिनको राष्ट्रपति के हाथों सम्मान पुरस्कार जो है वो मिला है। बता दें कि इनमें 2 बच्चे बिहार के भी हैं। नालंदा के हरनौत की रहने वाली गोल्डी कुमारी और शेखपुरा के शेखोपुर सराय के सौरभ कुमार को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। शेखपुरा के सौरभ कुमार ने अपनी जान की बाजी लगाकर 3 बच्चों को डूबने से बचाया था। वहीं गोल्डी कुमारी 13वीं राष्ट्रीय जूनियर एवं सब जूनियर पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर चुकी हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद रही। बच्चों में देश प्रेम की भावना के असाधारण से देश के स्वर्णिम भविष्य के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होता है। देश प्रेम की भावना ही बच्चों को और राष्ट्रहित के लिए समर्पित होने के मार्ग पर ले जाती है। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी पुरस्कार विजेताओं को एक समान सराहना करना चाहती हूँ। बच्चों की प्रतिभा को अवसर देना तथा उसका सम्मान करना हमारी परंपरा का हिस्सा है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर एक लग्जरी गाड़ी में आग लग गई और कैसे भी इस गाड़ी पर सवार लोगों ने कूद करके अपनी जान बचाई है। खबर है कि गाड़ी धू धू कर चलती हुई
दिखाई दे रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए एनएच पर देखते ही देखते कैसे ये लग्जरी कार जो है वो जल उठी है। काफी देर तक गाड़ी सड़क पर धू धू कर चलती रही। सूचना मिलने के बाद पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल गई। इस कार में सवार सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कार सवार लोग दरभंगा की तरफ जा रहे थे, तभी बेनीबाद के पिरौछा चौक के पास कार में आग लग गई। खबर जमुई से है, जहां पर सड़क जो है वो काफी जर्जर हो चुकी है। जर्जर सड़क लगातार हादसों को न्योता देते हैं और ऐसे में लोगों की परेशानी का ये सबब जर्जर सड़क बनी हुई है। लोग बताते हैं कि कई बार वो गुहार भी लगा चुके हैं कि ये सड़क ठीक कराई जाए, इसकी मरम्मत हो, अच्छे तरीके से निर्माण हो, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। गिद्धौर जाने वाला सड़क मार्ग बीते कई महीनों से जर्जर हो चुका है, जिस कारण वाहनों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। इस सड़क मार्ग पर बने गड्ढे वाहन चालकों और लोगों को परेशान कर रहे हैं। जायजा लिया है संवाददाता किसी कुंदन ने। जमुई से गिद्धौर जाने वाली ग्रामीण सड़क बीते कई महीनों से बदहाल है और तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि सड़क का जो हाल है। इस सड़क पर गुजरने वाले जो वाहन चालक है परेशान रहते हैं, कोई हादसे के शिकार ना हो जाए इस कारण। पूरा एकदम जो सवारी है कुछ जाते समय इनकार कर देते हैं, ये रोड में आना नहीं चाहते सवारी। कब से ये हाल है? बहुत सारा नुकसान हो रहा है इसमें। परेशानी ज्यादा हो रही है? बहुत ज्यादा है। क्या क्या परेशानी हो रही है? जैसे सवारी इसमें नहीं चलता है, हम लोग को फिर जो रोजगार है वो ठप हो गया। क्या करें, इमरजेंसी वाला हाँ, सड़क खराब है, मजबूर हो गया, सड़क खराब है, रोड खराब है और यह बीते कई महीनों से इसी तरह से है। और कह सकते हैं कि जमुई से जो गिद्धौर जाने वाली जो सड़क मार्ग कभी चकाचक हुआ करती थी, लेकिन वो परेशानी इस कदर है कि जिसका हिसाब नहीं। और अक्सर जाम की स्थिति होती है जब बड़े ट्रक रास्ते में फंस जाते हैं। और यूँ कह सकते हैं कि सड़क पर जो जिस तरह से गड्ढे बने हुए हैं, हादसे के शिकार न हो जाए वाहन चालक या लोग, इसको लेकर सशंकित और डरे सहमे रहते हैं। जरूरत है कि सड़क को दुरुस्त करा दिया जाए ताकि लोगों का आवागमन बेहतर हो। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। नेपाल बॉर्डर से सटे अररिया की अगर बात करें तो यहाँ पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक बड़ी चुनौती यहाँ प्रशासन के लिए बनी हुई है और इस चुनौती को पार पाने के लिए लगातार पुलिस के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वो सशक्त भी हो रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि इस जाल को कैसे खत्म किया जाए और इसके रोकथाम को लेकर एनजीओ की मदद से पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही लोगों के बीच बच्चों की तस्करी को लेकर जागरूकता फैलाने की भी कोशिश हो रही है। अररिया थानाध्यक्ष के मुताबिक सीमावर्ती इलाकों में मानव तस्करी के सबसे ज्यादा मामले आते हैं। बच्चों की शादी के नाम पर झांसा देकर नेपाल और दूसरे देशों में बच्चों की तस्करी होती है, जिसके खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त है। तो बच्चों के प्रति जो है सही तरीके से उन लोग का ट्रैफिकिंग रोका जा सकता है। उसे कानूनी सहायता के द्वारा उसको जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ये ट्रेनिंग में ये सब चीज़ हम लोग को बताई जा रही है, जिससे हम लोग भी अवेयर होकर फील्ड में जाकर वर्क कर सकते हैं। जो हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ देखिएगा कि ट्रैफिकिंग का बहुत ज़्यादा मामला आता रहा है। तो ऑर्गेनाइज्ड वे में ट्रैफिकिंग किशनगंज या अररिया इस सीमावर्ती क्षेत्र को कहें तो ये सोर्स, ट्रांजिट एंड डेस्टिनेशन तीनों था। अभी जो देखिए कि शादी के मामला को लेके छोटे छोटे बच्चियों के शादी के नाम पे ले जाते हैं और ऑर्गेनाइज्ड वे में उसके साथ ट्रैफिकिंग हो रही है। खबर औरंगाबाद से है, जहां पर नक्सल गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जवानों को, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि यहां से एक बार फिर से आईडी बम जो है वो बरामद किया गया है, जिसे डिफ्यूज भी किया गया है। खबर है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और मदनपुर पुलिस की टीम को एक प्रेशर आईडी मिला, जिसका वजन लगभग 3 किलो था। इस टीपीओ के मुताबिक छकरबंधा के जंगल में बासडी के पास से इसे बरामद किया गया है, जिससे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए प्लांट कर रखा था। बता दें कि बम निरोधक दस्ते ने आईडी को ब्लास्ट कराकर मौके पर ही नष्ट कर दिया है। खबर गोपालगंज से है, जहां पर लगातार अपराधियों पर नकेल
पुलिस की तरफ से कसा जा रहा है। लगातार कई जो गिरफ्तारियां हैं अलग अलग मामलों में वो भी की जा रही है और ऐसे में अब अपराधी भी यहां डरे सहमे हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 25 दिसंबर को जिले में 38 अपराधियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। इनमें से 3 अपराधियों ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई के डर से आत्मसमर्पण कर दिया। फरार दूसरे अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। एसपी ने बताया कि हत्या, लूट, डकैती, आर्मसिक्ट समेत दूसरे अपराध में शामिल अपराधियों को सरेंडर करने के लिए अल्टीमेटम दिया गया। उसके बाद एक कार्रवाई की गई। पुलिस मुख्यालय पटना से प्राप्त निर्देशन और सीनियर पदाधिकारियों के गाइडेंस में हम लोगों के द्वारा जितने भी हमारे ज़िले में कुर्की और इश्तेहार पेंडिंग है उसका एक अभियान चला करके तामीला कराया जा रहा है, निष्पादन कराया जा रहा है। उसी क्रम में कल हम लोगों ने जो कुख्यात जो अपराधी थे ऐसे लोगों को चिन्हित किया। हत्या के अपराधी जो ट्रायल केसेस में वांछित चल रहे हैं और कोर्ट में पहुंच नहीं रहे हैं, ऐसे लोगों को हमने चिन्हित किया। और उनकी राष्ट्रीय सुशासन दिवस के मौके पर दिल्ली एम्स की जो सुविधाएं हैं उसे और बेहतर करने का संकल्प लिया जा रहा है। इसके साथ साथ कैसे मरीज और उनके परिजनों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाए, इसको लेकर के लगातार काम किए जा रहे हैं। बता दें कि निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवासन ने बताया कि मरीजों की सुविधा के लिए कई काम किए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी कई हिस्सों में ओपीडी को बांटा गया है। साथ ही डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ओपीडी में हर रोज 15,000 मरीज देखे जाते हैं। एक साल में 70,000 से ज्यादा मरीजों का आयुष्मान भारत योजना से इलाज हुआ है। गुड गवर्नेंस डे 2014 में जब सरकार बनी तब से पूरे देश में सारे प्रदेशों में भी मनाया जाता है और कौन कितनी गंभीरता से कब बनाने लगा या क्या है ये एक अलग बात है। बट दिस इज एन ऑफिशियल ऑब्जर्वेंस ऑफ द गुड गवर्नेंस डे एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग इट फॉर लास्ट 10 years। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने हाई कोर्ट में जो रिक्त स्थान जजों के खाली है उस पर अपनी चिंता जाहिर की है और कहा है कि ऐसे में न्याय की जो प्रक्रिया है वो उसमें देरी हो जाती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको जल्द पूरा भी करना चाहिए। बता दें कि गोपालगंज में मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि उच्च न्यायालयों में जितने पद खाली हैं कॉलेजियम उतने पदों पर नाम नहीं भेज पाते हैं। उन्होंने कहा कि जजों की नियुक्ति का मामला केंद्र सरकार से लंबित नहीं है। बहुत ही पद खाली हैं, रिक्त हैं, तो और उसके वजह से मुकदमों का बोझ है न्यायालयों पर हर जगह और मुकदमों के निष्पादन में विलम्ब होता है। तो मुझे लगता है कि कुछ तो उसका कारण है कि कभी कभी कॉलेजियम नाम भेजने में देर करता है। हमारे पटना हाई कोर्ट में जितने भी पद रिक्त हैं उतना नाम नहीं भेजा गया। अभी आज की तारीख में भी जो नाम इन लोगों ने भेजे हैं जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में या केंद्र सरकार के पास लंबित हैं, उसके बावजूद भी अभी बहुत सारे वैकेंसीज हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए कॉलेजियम को सही समय पर कदम उठाना चाहिए। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।